क्या हाल पढ़ ले गैंग। स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, और ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हॉटस्पॉट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस बार के लेटेस्ट ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और तो और इसमें कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे। जो लॉन्ग आंसर तुम कह रहे हो, जो तुम्हें लिखने में दिक्कत आ रही है, हर एक चीज है इसमें। और हर एक चैप्टर हम अपनी पहली बुक यानी फर्स्ट फ्लाइट बुक का रिवाइज करने वाले हैं। हर एक चैप्टर विद इन 1 आवर, सिर्फ 1 घंटे में ट्राई करेंगे पूरा का पूरा स्वाहा करने की इंग्लिश। चलो आओ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जैसे पहला कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, व्हाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई। कि उसका हाउस कहां पे था और वो क्यों बैठ के स्काई देखता था। हम सबको पता है कि उसका स्काई तो वैली में था, लेकिन यहां पर कीवर्ड क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है मेंशन करने को आंसर में। इंपॉर्टेंट वर्ड है इट वॉज द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इट वॉज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। कि वो क्रेस्ट पे था, एक छोटे से हिल पे, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके आगे बाकी का आंसर ये रहा तुम्हारे सामने, पॉज करके पढ़ सकते हो, टाइम सेव करेंगे और इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम ध्यान देंगे। देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया जाता है और क्यों। हम सबको पता है रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया जाता है न्यू कॉइन्स ऑफ मनी से। किससे? न्यू कॉइन्स ऑफ मनी से, कि नए सिक्के मनी के। और कैसे? छोटे कॉइन्स को किस सिक्के से और बड़े कॉइन्स को किस सिक्के से कवर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ये तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में। क्यों? क्योंकि द रेन वॉज कमिंग इन ड्रॉप्स नाउ, कॉइन्स आर मनी, अ गुड क्रॉप वुड मीन मनी, सो द क्रॉप्स वर मनी फॉर लेंचो, सो ही कंपेयर्ड देम विद कॉइन्स। देखो बारिश होगी तभी उसकी क्रॉप अच्छी होगी, और क्रॉप अच्छी होगी तभी उसके पास पैसा आएगा, इसलिए उसने पैसे से कंपेयर किया है बारिश को। देन आगे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, व्हाट वाज इट, हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट। कि पूरी रात लेंचो की सिर्फ एक होप थी, क्या होप थी और उसके बारे में वो कैसे सोच रहा था। तो हम सबको पता है लेंचो की क्या होप थी, उसकी होप थी द हेल्प ऑफ गॉड। भगवान से उसको बहुत ज्यादा उम्मीद थी और वो भगवान से होप कर रहा था कि दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, वन शुड नॉट बी अपसेट इवन इन द फेस ऑफ टोटल लॉस। पूरा आंसर पॉज करके पढ़ सकते हो। हम इस 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने वाले, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। जल्दी जल्दी से जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। देखो हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही काउंटेड द मनी, व्हाई डिड ही गो, व्हाट डिड ही डू देयर आफ्टर। कि लेंचो ने कैसा रिएक्ट किया अपने पैसे काउंट करने के बाद। जो पैसे उसको किसने दिए थे, कैसने दिए थे, गॉड ने या फिर पोस्ट मास्टर ने, कमेंट करके बताओ। अब उसके बाद लेंचो ने कैसा रिएक्ट किया, वो एकदम खुश हो गया या फिर वो सैड हो गया या फिर गुस्सा हो गया, क्या हुआ था लेंचो। हम सबको पता है कि लेंचो गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और वो गया और विंडो पर एक पेपर और इंक के बारे में पूछने लग गया और एक और नया लेटर लिखता है वो, जिसमें वो लिखता है कि जो सारे ऑफिशियल्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इनके थ्रू पैसे ना भेजकर मुझे किसी और तरीके से पैसे भेजे जाएं। देन उसके बाद ये है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पहले से हाईलाइट किया अभी तुम्हें समझाते वक्त, कि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे? एक लाइन दे देगा और उसको एक्सप्लेन करने को कहेगा, सेटिस्फाई करने को कहेगा उस स्टेटमेंट को। जैसे देखो, बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, व्हाई डिड लेंचो से सो, व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। देखो ये स्टेटमेंट से लेंचो ने क्यों ऐसा कहा और अब तुम्हारा कैसा इंप्रेशन है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में। क्योंकि लेंचो को तो पूरी स्टोरी नहीं मालूम है, लेकिन हमें पूरी स्टोरी मालूम है, इसलिए हम क्या सोचते हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में, ये लिखना है, व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पूरा आंसर पढ़ो कि कैसे लिखना है। लेंचो स्पोक दीज वर्ड्स इन हिज इग्नोरेंस। तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसके बारे में लिखना है कि जो भी कैरेक्टर ये कह रहा है क्यों ऐसा कहता है। तो लेंचो स्पोक दीज वर्ड्स इन हिज इग्नोरेंस, ही नेवर न्यू दैट मैन कैन बी एज काइंड एज गॉड। उसको पता ही नहीं था कि इंसान भी भगवान के तरीके काइंड यानी कि निर्मल हृदय का, अच्छे हृदय का, साफ दिल का हो सकता है। उसने तो गॉड से मदद मांगी थी, बट जब उसको पैसा आया तो ही थॉट इट वाज फ्रॉम गॉड। उसने सोचा कि वो गॉड से आया पैसा और अमाउंट लेस था, तो उसने अपील किया और उसने ऐसा लिखा कि ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं। अब ये है सेकंड पार्ट आंसर का जो यहां पर पूछा गया है, व्हाट इज योर इंप्रेशन। तो इस तरह से अगर पैराग्राफ हल्का सा चेंज कर दोगे तो एग्जामिनर को भी क्लियर लगेगा कि यहाँ कहाँ से सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड आंसर है। इन माई ओपिनियन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ओनली टू गुड। वो बहुत अच्छे थे, हम सबको पता है, क्योंकि उन्होंने लेंचो की हेल्प की थी। ये रहा पूरा आंसर। फिर आगे आ जाओ, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि लेटर टू गॉड इलस्ट्रेट्स द बिलीव दैट फेथ इन गॉड इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, लेंचो हैज अ फर्म फेथ इन गॉड एंड ही
Through the post office officials help his devotees write a brief paragraph on the value involved in it, about 80 words. Give this paragraph a suitable title. अब इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं? VBQs, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में क्या करना होता है? ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस यार होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना होता है। तो एक टाइटल दे दिया, फेथ इन गॉड इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, और उसके बाद लिख दिया। कैसे लिखना है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन? Faith in God means a firm belief in the Almighty. It also means that He helps us in difficulties. We may not know more about God, but it is a fact that faith in Him gives us a hope and a support in our difficult times. अब देखो, जो भी हमने इतना पढ़ा, इतने में ये पहली तीन लाइन में चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टेटमेंट आए। कैसे स्टेटमेंट? जनरल स्टेटमेंट। और यही जनरल स्टेटमेंट का पूरा खेल होता है। स्टार्ट जनरल स्टेटमेंट करना है और कंक्लूजन जनरल स्टेटमेंट से करना है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में, और बीच में थोड़ा सा मेंशन कर देना है जो स्टोरी में हुआ, जो एग्जैक्टली हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यार। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तुमको डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला की तरफ। अब यहां पर कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखो, व्हाट हैपेंड टू दिस सिस्टम इन लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। किस सिस्टम की बात हो रही है? अपार्थाइड की। The author said that this system of white people was overturned forever in the last decade. It was replaced by another system. This system was different. It recognized the rights and freedoms of all people. There was no difference among the South African people on account of color of their skin. कि पहले जो सिस्टम था वाइट पीपल का वो बिल्कुल अब पलट चुका था और अब कोई डिफरेंस नहीं था। ये यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ था, यानी कि रिसेंटली क्या हुआ है, क्या चेंज है। अपार्थाइड का क्या मतलब होता है ये हम सबको पता है, और ये क्वेश्चन के आने के कम चांसेस हैं। हम सिर्फ फोकस करेंगे जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार, जैसे ये रहा। When did the author see a ray of humanity and where? What is this ray of humanity? रे क्या होता है? किरण, और ह्यूमैनिटी हम सबको पता है। The author saw this ray of humanity in prison. ऑथर कौन है हमारे? नेल्सन मंडेला। उन्होंने जेल में क्या नोटिस किया कि it was in the grimmest times, बहुत बेकार टाइम उन्होंने देखा कि his comrades were pushed to their limits. They were pushed with their back to the walls. He saw this ray of humanity. It was in one of the guards. Just for a second, this ray of humanity is man's goodness. It's a flame. It can't be put out. देखो, उन्होंने नोटिस किया था it was in one of the guards just for a second कि जो ऑप्रेसर होता है, जो ऑप्रेसर होता है ना, उसके पास भी थोड़ा सा हार्ट होता है, उसके पास भी ह्यूमैनिटी होती है। ये नोटिस किया था नेल्सन मंडेला जी ने, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर ऑप्रेसर को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, व्हाट प्रॉब्लम डिड ही फेस इन द बिगिनिंग इन प्लेसिंग हिज पीपल अबव हिज फैमिली। कि फैमिली के ऊपर अपने लोगों को रखना, प्लेसिंग हिज पीपल, इसमें नेल्सन मंडेला को शुरू में क्या प्रॉब्लम होती थी? यार थोड़ा सा जनरल आंसर है, हम सबको पता होता है कि हमें थोड़ा सा लगाव होता है अपनी फैमिली से, बट अपने लोगों को जिनके लिए तुम काम कर रहे हो, जैसे नेल्सन मंडेला जी काम कर रहे थे ब्लैक पीपल के लिए, उनके न्याय के लिए, तो उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज किया। द ऑथर फेस मैनी प्रॉब्लम, इट वॉज बिकॉज ही वॉज फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री इन द बिगनिंग। ही ट्राइड टू सर्व हिज पीपल बट ही फाउंड दैट ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन। दिस स्प्रेड ओवर मैनी रिलेशन, देयर वॉज अ सन, ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। उनकी पूरी फैमिली भी साथ में उन्हें देखनी थी, और साथ साथ में देश के प्रति जो वो कर रहे थे, अपने नेशन के प्रति जो वो कर रहे थे, उसे भी देखना था। ये क्वेश्चन देखो कि व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला एज अ यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, कि वो यंग मैन से कैसे एक बोल्ड वन बन गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑथर वांटेड फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन, उनको फ्रीडम चाहिए थी अपनी कंट्री और अपनी कंट्री के लोगों के लिए। डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज हिम इनटू अ बोल्ड वन। इट वाज द फ्रीडम टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, इज्जत के साथ जिंदगी जीना चाहते थे वो, उनके लोगों को चाहते थे कि इज्जत की जिंदगी मिले। ही वॉज नाउ विथआउट अ होम, ही वॉज अ मॉन्क, ही कुड नॉट एंजॉय द लिमिटेड फ्रीडम, ही वॉन्टेड टू डू वॉट ही थॉट वॉज गुड। क्या मतलब? पूरे आंसर में तुमने एक चीज नोटिस की कि बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इसी तरह के आंसर्स तुम्हें लिखने हैं एग्जाम शीट में। चलो आगे देखो, जो ऊपर मैं बता रहा था ना ऑब्लिगेशन के बारे में, तो अगर ये पूछता है कि What two obligation is the author talking about? What does he feel of them? कि कौन से obligation की बात हो रही, तो वही to his parents, to his wife and children, and second obligation to his people, his community and his country। और उसके बारे में आगे बताया गया है, पूरा का पूरा आंसर पॉज करके पढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि 1 घंटे में स्वाहा करना है पूरा फर्स्ट फ्लाइट। ये क्वेश्चन अब रहा सबसे इंपॉर्टेंट,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी सेज नेल्सन मंडेला, व्हाट डज ही मीन टू से। क्या है स्टेटमेंट का मतलब, पढ़ो। द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि दोनों के दोनों ह्यूमैनिटी से, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी का मतलब कि दोनों के दोनों ह्यूमैनिटी से कहीं ना कहीं बिछड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि मंडेला सेज इट राइट। ये स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करना है, कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको ऐसे लिखना है कि वो स्टेटमेंट सही है या द स्टेटमेंट इज ट्रूली जस्टिफाइड। मंडेला सेज इट राइट दैट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, बोथ आर विक्टिम्स ऑफ हेटेड। सिर्फ ऑप्रेसर या फिर ऑप्रेस्ड नहीं, दोनों के दोनों हेट के विक्टिम रहते हैं, यानी कि दोनों की दोनों घृणा करते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। देखो, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो तो हाँ उसको हेट मिलेगी मिलेगी, और जो अत्याचार कर रहा है, ठीक है, जो ऑप्रेसर है, जो अत्याचार कर रहा है वो किसका प्रिजनर है? वो प्रिजनर है हेटेड का। उसका दिमाग घृणा से भरा हुआ है, इसीलिए वो दूसरे की तरफ नफरत से देख रहा है। ही हैज प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, छोटी बुद्धि का है। बोथ आर रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, फ्रीडम इज नेचुरल टू ऑल लिविंग बीइंग्स, then man has to discharge his personal and social obligation. Without freedom man can't discharge his duties. अगर फ्रीडम रहेगी तो इंसान अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाएगा। He is destined to live at lawful life with freedom. The person who snatches this freedom is really an oppressor. His humanity is gone. It is the same case with the oppressed because he become oppressed by others. ये पूरा आंसर बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है ये समझने के लिए। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि सीगल वाला चैप्टर। अब ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है कि क्यों जो सीगल था वो उड़ने से डरता था। Whenever the young seagull took a little run forward to the extreme edge of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Seeing the vast area of sea, he thought his wings would never support him. क्योंकि उसके दिमाग में एक बात थी कि उसके विंग सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि उसको कोई भी फिजिकल एलिमेंट नहीं था। फिर ये देखो, how were seagull parents helping his brother and sister for perfecting them in art of flight, perfecting them in art of flight. The young seagull was afraid of flying. The young seagull was afraid of flying, but his two brothers and a sister had started flying. उसके जो भाई बहन थे वो उड़ना चालू कर दिए थे। But his parents were teaching them to be perfect in the art of flying. They were teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब ये देखो यहाँ पर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्किम द वेव। स्किम का मतलब क्या होता है, तुम्हारी बुक में मेंशन था और इसीलिए यहाँ पे कीवर्ड है स्किम द वेव्स, कि कैसे वेव्स को काटना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, फिश के लिए कैसे डाइव करना है। फिर देखिए क्वेश्चन, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू सेटिस्फाई हिज हंगर। उसको भूख लगी होती है, उसकी हंगर सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है जो तुम रीड कर सकते हो। देन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, हाउ डिड द सीगल गेट ओवर हिज फियर ऑफ द वाटर, कि कैसे सीगल अपने फियर से ऊपर बढ़ता है, कैसे अपनी फियर पे जीत पाता है। आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट द सीगल वॉज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ही ड्रॉप्ड हिज टू लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही स्क्रीम्ड fearfully and attempted to rise again flapping his wings. He overcame his fear of the water by floating on it. देखो, आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट द सीगल वॉज टायर्ड ऑफ हिज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। जो पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि वो याद है ना कि कैसे बिल्कुल ऐसे पीक बिल्कुल एज पे आ जाता है माउंटेन के, यहाँ पे खड़ा रहता है और उसकी मदर आती है बीक में फिश लेके, और उसके चक्कर में वो बिल्कुल गिर जाता है और फ्लोट होते होते फिर वो धीरे से उड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। और फिर ही स्क्रीम्ड fearfully and attempted to rise again flapping his wings. He overcame his fear of water by floating on it. उसके ऊपर तैरते तैरते वाटर का दर ही खत्म रहता है उसके अंदर से। देन इसके बाद अगर देखें लॉन्ग आंसर तो वो इस तरह से आ सकते हैं, What was the young seagull? Why was the young seagull left alone in the ledge by his family? अब इसको आ सकता है थोड़ा स्टूडेंट देख के कि every family loves his son, but explain in this context. But every family loves his son or daughter, but explain this in the construct of this chapter. कि इस चैप्टर में फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यंग सीगल को अकेले छोड़ दिया गया है उसकी फैमिली के द्वारा। तो क्यों हो रहा है ऐसा, तुम सबको पता है, क्योंकि यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ नहीं पाता था, उसके फादर मदर चाहते थे कि वो उड़े। बट वेन एवर ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द एक्सट्रीम एज ऑफ द लेज, लेज यानी कि वो जो पहाड़ का क्लिफ था, चोटी थी वहां पर, एंड ट्राइड टू मूव हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड।
कि जैसे ही वो एंड तक जाता था वो डर जाता था। ही फेल टू मस्टर अप द करेज, मस्टर अप यानी कि इकट्ठा करना, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, टू थ्रस्ट हिमसेल्फ फोर्सिबली इन द स्पेस एंड स्टार्ट फ्लाइंग, कि अपने आप को वो जंप मार पाए और कूद सके स्पेस में, या स्पेस मतलब कि अर्थ के बाहर नहीं, स्पेस मतलब कि वो स्पेस, जो स्पेस था ना वाटर के ऊपर का, हवा में, और वो उड़े। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड द विंग्स शॉर्टर देन हिम, उसके भाई बहन के विंग उससे छोटे थे बट फिर भी वो उड़ने लग गए थे। बट यंग सीगल समहाउ थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम फॉर इट, और उसके दिमाग में, देखो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि यंग सीगल के दिमाग में ये चीज बस चुका था कि उसके विंग्स नहीं सपोर्ट करेंगे। बस इसी स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए, फॉर दिस ही वॉज स्कोल्ड बाय हिज पेरेंट्स हु गेव अ थ्रेट टू हिम एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन ऑन द लेज या इन द लेज। तो उसके पेरेंट्स ने उसे क्यों छोड़ दिया अकेला, कि उसे डर लगे कि हाँ मुझे खाना ही नहीं मिलेगा और मैं उड़ना ही पड़ेगा मुझे अपने खुद के लिए, अपने खुद के खाने के लिए, अपने खुद की फ्लाइट के लिए। देखो वही मैंने बताया ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आ गया, ऑल पेरेंटल एक्ट्स आर बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कि हर पेरेंट अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। अब इसको जस्टिफाई करो फर्स्ट फ्लाइट इस चैप्टर के हिसाब से, तो पूरा आंसर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉज करके पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन 110% आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये MCQs तुमको डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर की वर्कशीट में मिल जाएगा, या वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पे, या टेलीग्राम चैनल नो बकवास पे मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 इसी का, द ब्लैक एरोप्लेन। डिस्क्राइब द स्काई व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस, मौसम कैसा था जब डकोटा उसकी प्लेन वहां से उड़ती है। इसका प्लेन का फुल नेम क्या था ये जल्दी से कमेंट करके बताओ। व्हेन डकोटा टुक ऑफ फ्रॉम पेरिस द स्काई वाज क्वाइट क्लियर, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट एंड स्टार्स वर शाइनिंग, देयर वाज नो क्लाउड्स इन द स्काई। व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस व्हाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, अब जब स्टॉर्म आ जाता है, जब मौसम बिगड़ जाता है तो क्या क्या दिक्कत होती है। द डिफिकल्टीज दैट द नरेटर फेस्ड वर दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिज एयरप्लेन या एरोप्लेन वर स्टॉप्ड वर्किंग, ही कुड नॉट सी एनीथिंग एज देयर वर डार्क क्लाउड्स ऑल अराउंड। देखो जब शॉर्ट क्वेश्चन आए तो सिर्फ शॉर्ट आंसर लिखना, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड या फिर पैसेज में आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ जाता है कि व्हाट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस व्हाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तो पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे कि जब नरेटर अपनी फ्लाइट स्टार्ट करता है तो कैसा रहता है पूरा का पूरा मौसम, कि द स्काई वॉज वेरी क्लियर, ही वॉज थिंकिंग अबाउट हैविंग डिनर विथ हिज फैमिली एंड एवरीथिंग। देन उसके बाद बातें घुमाओ कि अचानक से स्टॉर्म आ गया, फिर और बातें घुमाओ कि कैसे कैसे रडार काम करना बंद कर दिया, और फिर कंट्रोल रूम से कोई सपोर्ट नहीं था। तो सारी की सारी कड़ियों को जोड़ देना है। अंग्रेजी में बोले तो कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड देन मेक अ लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के। ये रहा, हाउ डिड द राइटर गेट आउट ऑफ दिस स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली, कैसे उस दिन स्टॉर्म से वो निकलता है, यही इसका लॉन्ग आंसर आ सकता है बहुत अच्छे से। इसी को स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो आंसर सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से फ्रेम होंगे, आंसर हमें जरूरी है सारे के सारे एक बार पढ़ लेना। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एयरप्लेन व्हेन ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स, काले घने बादल आ गए थे जब। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड विच हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जो कोई लाइट नहीं था उस ब्लैक एरोप्लेन पे। द पायलट इंस्ट्रक्टेड द राइटर टू फॉलो एज ही हैड लॉस्ट द वे, किसी तरह उसको दिखता है कि पायलट उसको कह रहा है कि मुझे फॉलो करो। ही ओबेड हिम लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं था, उसका रडार काम नहीं कर रहा था, वहाँ रिस्पॉन्स कुछ नहीं था हेल्प रूम से या फिर स्टाफ से, तो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ओबेड हिम लाइक अ चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे की तरह उसको फॉलो किया। ही वॉज वेरी हैप्पी टू फॉलो हिम, आफ्टर सम टाइम द पायलट ऑफ अनदर प्लेन स्टार्टेड टू लैंड, तो कुछ देर के बाद ये पीछे पीछे था, आगे आगे दूसरा पायलट था और वो लैंड करने लग जाता है, ठीक है। देन द राइटर फॉलोड हिम ब्लाइंडली थ्रू द स्टॉर्म एंड केम आउट ऑफ द क्लाउड से बाहर आ जाता है स्टॉर्म से हमारा राइटर भी। ही सॉ द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडेड सेफली, फिर उसको रनवे की लाइट दिखती, रनवे यानी कि वो रोड जिस पे एयरप्लेन लैंड होता है, तुम सबको पता ही है, और फिर वो भी सेफली लैंड हो जाता है। देन ये क्वेश्चन, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन इज अ मिस्ट्री हाउ, ब्लैक एरोप्लेन क्यों एक मिस्ट्री है पूरे चैप्टर में, ये बताना है। देखो जो मैंने पूछा था उसका आंसर है ये, अब पढ़ते हैं इस आंसर को। द नैरेटर स्टार्टेड हिज जर्नी विद ओल्ड डकोटा 088, एट दैट टाइम द स्काई वॉज क्लियर, स्काई होगा यहाँ पे, स्काई वॉज क्लियर, कि नैरेटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की ओल्ड डकोटा 088 से और उस टाइम पे स्काई बिल्कुल क्लियर था, साफ सुथरा था। बट सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ इन द मिड्स, MIDST होगा, मिड्स ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, कि अचानक घने बादल आ जाते हैं एंड देयर वॉज जीरो विजिबिलिटी, कुछ दिखाई नहीं देता, एवरीथिंग वॉज ब्लैक, ही कुडंट फाइंड एनी वे टू एस्केप, ऑल ऑफ अ सडन
द नैरेटर सॉ ब्लैक एरोप्लेन एंड वॉज हेल्ड बाय अदर पायलट। अचानक से उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, उसकी मदद हो जाती है। ही सेफली लैंडेड एट द एयरपोर्ट बट नो वन सॉ द ब्लैक एरोप्लेन, इट रिमेन्स अ मिस्ट्री टिल द एंड। कि पूरा का पूरा उसकी मदद हो जाती है, परेशान रहता है, परेशान से मदद तक हो जाती है, बट पता नहीं चल पाता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन ड्राइव कर रहा था। कई लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन पुनीत सुपरस्टार ड्राइव कर रहा था, जेवियर ड्राइव कर रहा था, या फिर हमारा लेंचो ड्राइव कर रहा था। कौन ड्राइव कर रहा था, गेस करके कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब ये है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1, सारे पार्ट सीक्वेंस में ही देखेंगे। What are the elders reminiscing about the good old Portuguese days? What still exist of those times? देखो PYQ है ये 14 और 17 में आ चुका है कि पुराने लोग, ओल्ड लोग, बड़े लोग क्यों गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? द एल्डर्स आर रिमाइंडिंग अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज, दे आर ऑल्सो रिकलेक्टिंग अबाउट द famous loaves of bread, but in the present times the eaters of loaves have vanished, but the makers are still in one form or the other. The furnace still exists, the traditional bakers still come with the thud and jingle of their bamboo. वो पोर्टुगीज डेज को क्यों याद कर रहे हैं उस टाइम के? क्योंकि, और इसी तरीके इसी को इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक यानी कि पुराने दिनों को किस लिए गोवा के बड़े लोग याद करते हैं? वो याद करते हैं वो टाइम जब पोर्टुगीज के कई लोग वहाँ पर रहते थे और वो बहुत फेमस ब्रेड्स बेचते थे, और कैसे वो आते थे थर्ड एंड जिंगल यानी कि अपना बैम्बू ऐसे पटक पटक कर ज़मीन पर आते थे। ये सब तुमने चैप्टर पर पढ़ रखा है। देन यही है कि हाउ डिड द बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री, बट ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, इस बार के लिए, वो है ये, हाउ डज द ऑथर रिमेंबर द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा, वाई डिड ही वेट फॉर द बेकर द मैक्सिमम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। कि ऑथर कैसे याद करता है ट्रेडिशनल बेकर्स को और क्यों वो इतना देर तक इंतजार करता रहता था। द ऑथर रिमेंबर द ट्रेडिशनल बेकर्स ऑफ गोवा, द बेकर्स ऑफ गोवा, यार निकल जाती है मुझसे, गलती हो गई, विथ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट याद करता है वो उन्हें। दे आर स्टिल द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड द बेकर्स इन गोवा, ओल्ड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, देयर इज स्टिल फायर इन सम फर्नेसेस, द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बैम्बर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन। क्या मतलब है सब लाइन का? कि कई जगह पर आज भी वो मिक्सर, मोल्डर, बेकर आज भी हैं, और ओल्ड फर्नेसेस यानी कि जहाँ पर ब्रेड बनती है वो आज भी जल रही हैं। देयर इज स्टिल फायर इन सम फर्नेस, और वो जिंगल अभी भी बैम्बूज के एग्जिस्ट करते हैं कहीं कहीं पर, इन सम प्लेसेस लिखा है ना, हर्ड इन सम प्लेसेस। दिस बेकर्स आर नोन एज पाडेर इन गोवा। क्या पाडेर? PADER। द ऑथर सॉ बेकर एज अ फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। वो सिर्फ लालच से नहीं भाग जाता था सुबह उठ के, हमने पढ़ा था ना पूरा का पूरा। ऑथर बहुत प्यार करते थे, जब वो बचपन में थे सारे के सारे बच्चे प्यार करते थे बेकर से। देन आगे ये रहा एक क्वेश्चन, वेयर, क्या है क्वेश्चन? वाई वर द चिल्ड्रन फैसिनेटेड बाय द बेकर, हाउ डिड दे शो देयर ईगरनेस टू हिम। क्यों उससे इतना प्यार करते थे और अपना प्यार कैसे दिखाते थे? तो ये है पूरा का पूरा आंसर। देखो, द ऑथर रिकॉल्स दैट अ बेकर यूज्ड टू विजिट हिज विलेज ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आता था। ही वॉज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ, ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ फ्रेंड। He came once in the morning to sell the bread and then while returning after emptying the basket. सुबह भी आता था और बाद में भी आता था शाम में अपनी बास्केट खाली करके। झैंग झैंग साउंड्स आता था अपने बैम्बू के। They tried to surround the basket but were pushed aside until the bread was delivered to the maid. मेड को पहले डिलीवर किया जाता था। Then they were allowed to choose their bread. The baker attracted the children not by his jingle or by the loaves of bread. He sold out the bread bangles or the special sweet ब्रेड मेड फॉर द चिल्ड्रेन, कि वो स्पेशल जो स्वीट ब्रेड रहती थी उससे बेसिकली अट्रैक्ट करता था। और ये ऐसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, देखो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्कशीट तुम्हें हर चैप्टर की टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अ टी फ्रॉम आसम, जहां पर 2 दोस्त, कौन से दोस्त हैं अपने, राजवीर और प्रांजोल, बात कर रहे होते हैं एक ट्रेन में। अब इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लो, आ जाओ। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टी एज गिवन इन द चैप्टर, हाउ डिड ही बिकेम अ वर्ल्ड बेवरेज। अब इसको थोड़ा बहुत घुमा के स्टेटमेंट भी बना सकता है कि टी इज ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाउ डिड इट बिकेम सच अ वर्ल्ड फेमस बेवरेज। तो उसमें क्या लिखना होगी,
वो स्टोरी जो इस चैप्टर में बताई गई है। क्या बताई गई है इस चैप्टर में स्टोरी टी के बारे में, देखो ध्यान से। राजवीर told Pranjal that he had read a lot about tea, but he could not tell who discovered tea, as no one knew about it. किसने टी का इन्वेंशन किया ये कुछ मालूम नहीं था, बट देयर वर मैनी लीजेंड्स, लीजेंड्स यानी कि टेल्स, यानी कि कहानियां कई सारी फेमस थी। किससे, कौन सी लीजेंड थी ऐसी? एक चाइनीस एम्परर की थी कि जब वो पानी उबाल के पी रहा था तो कई छोटी छोटी सी पत्तियां उसमें गिर जाती हैं, और जब वो उसको पीता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक और कहानी है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे बोधिधर्मा, जिन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर ली क्योंकि उन्हें नींद आती थी मेडिटेशन करते वक्त, और उन आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स। उनकी आईलिड्स से कट करने के बाद 10 पेड़ निकलते हैं। एंड व्हेन द लीव्स वर पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक दिस बैनिश्ड स्लीप। बैनिश का मतलब यहाँ पे है वैनिश्ड, यानी कि जब इन्हीं पत्तियों को गर्म पानी में डाल के पिया जाता है तो ये स्लीप वैनिश कर देते थे, यानी कि इसके बाद नींद नहीं आती थी। राजवीर ऑल्सो टोल्ड दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले चाइना में। इट वॉज फार एज बैक एज 2700 BC। वर्ड्स लाइक चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। देन यही है व्हाट टू लीजेंड्स राजवीर टोल्ड। देन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन। राजवीर वॉज इलेटेड आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम आसम। वो बहुत खुश था जब वो आसम आ रहा था, आसम से वापस आता है तो। He had a lot to tell about his recent visit. Imagine yourself as narrator of the travelogue and Tea from Assam and write an imaginary conversation where Rajveer shares the detail about his holidays and Pranjal to his sister on returning home. अब ऐसा इमेजिन करना है। ये क्वेश्चन यार जो होते हैं ना स्टेटमेंट बेस्ड वाले, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तुम्हें मार्क्स दिलवाने के लिए क्वेश्चन डाले गए हैं इस बार के पैटर्न में। अब कैसे मार्क्स तुम्हें दिलवाएंगे, देखो क्या करना है। यहाँ पे इमेजिन करना है कि तुम अपनी डिटेल्स बता रहे हो प्रांजल विथ प्रांजल टू हिज सिस्टर ऑन रिटर्निंग होम, अपने सिस्टर से। तो तुम राजवीर बन जाओगे, राजवीर और राजवीर की सिस्टर, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन लिखना। कितना लंबा, लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा ज़्यादा लंबा, शॉर्ट आंसर है तो 6 से 7 लाइन का कन्वर्सेशन है, 6 से 7 डायलॉग्स का, 6 to 8 डायलॉग्स, इतना इनफ होगा। कैसे लिखा गया एग्जाम्पल देख लो। राजवीर बोलता है, ओ डियर व्हाट अ फन फील्ड ट्रिप इट वॉज, की तारीफ करो थोड़ा कि बड़ा मजा किया मैंने तो, ऐश काटी है। ऑल थ्रू इट had researched a lot about tea and its consumption before going to Assam. I learned even more about it when I saw it with my own eyes. अब सिस्टर बोलती, ब्रदर टेल मी सम मोर फैक्ट्स अबाउट टी। तो राजा बताता है, श्योर, और बताऊंगा तुम्हें, ज्ञानी हूं मैं। डू यू नो दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इज इन आसम? वन कैन सी टी गार्डन्स एवरीवेयर इन आसम। ऑल्सो द बेस्ट yield ऑफ टी इज सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग सीजन, दैट इज बिटवीन मई एंड जुलाई। अब अगर तुम्हें ये सब नहीं भी याद है कि बेस्ट यील्ड कब हो रही है, तो इतना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। बातचीत लिखनी है और इंक्लूड करने उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो उस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में टी प्लांटेशन होती है, फिर अगला कि वहाँ पे टी प्लकिंग होती है बहुत ज़्यादा एरियाज़ पे, तो ये सब सारी चीज़ें तुम्हें मेंशन कर देनी है। देन उसी तरह का एक और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पॉज करके रीड कर लो, ऐसे क्वेश्चन इस बार के पैटर्न में आ रहे हैं। और हम आ गए हैं पार्ट 3 पे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के कूर्ग पे। तो वाई इज कूर्ग कॉल्ड लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स? क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि कूर्ग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स बिकॉज द हिल्स आर नॉट स्टीप और वेरी हाई। बहुत लंबे ऐसे नहीं है वहाँ पे कूर्ग में हिल्स, बल्कि देन देयर आर रेन फॉरेस्ट ग्रोन ओवर देम। ऐसे हिल्स हैं और ऐसे हिल्स और रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। द ब्रह्मगिरी हिल्स कमांड अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। ये तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अरेबिक डिसेंट के बारे में अगर पूछता है तो क्या लिखोगे? द कूर्गीज और कोडावू पीपल आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। दे वियर द लॉन्ग ब्लैक कोड विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। इट इज नोन एज कुप्पिया, ये इंपॉर्टेंट है। इट रिसेंबल्स द कुफिया वन बाय अरब्स। तो अरब्स की कुफिया और वहाँ के कुप्पिया का ड्रेस कोड बिल्कुल सेम है। एंड द कुड्स, इसलिए उनको अरब डिसेंट का माना जाता है। बिसाइड दियर ट्रेडिशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और उसका ट्रेडिशन भी हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है, इसीलिए इनको अरब डिसेंट का माना जाता है कूर्गीज को। देन ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 11, 15, 19 में। वर्ल्ड कप जैसा लग रहा है। क्या है क्वेश्चन? द पीपल ऑफ कूर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, हाउ हैज इट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या, सबसे पहले कि कूर्ग का ट्रेडिशन ब्रेवरी और करेज के लिए, हिम्मत और बहादुरी के लिए। अब कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया गया मॉडर्न इंडिया में? क्या किया अपने देश ने ऐसा कूर्ग के लोगों को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करने के लिए? द पीपल ऑफ कूर्ग हैव अ ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी।
द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी। इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ जनरल करियप्पा कूर्ग से थे। द कोडावूज आर द ओनली पीपल इन द कंट्री हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ लाइसेंस फॉर देयर फायर आर्म्स, कि वो हथियार कैरी कर सकते हैं विदाउट अ लाइसेंस। ये ओनली पीपल हैं पूरे कंट्री में ऐसा कर सकते हैं जो जिनको ऐसा अलाउड है। देन वेयर इज कूर्ग और कोडागू सिचुएटेड, ये क्वेश्चन के बहुत कम चांसेस हैं आने के। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये रहा कि हाउ इज कूर्ग अ प्लेस वर्थ विजिटिंग, हाउ इज कूर्ग अ प्लेस ऑफ ग्रेट टूरिस्ट इंटरेस्ट। इस बार के सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर में भी ये क्वेश्चन था। कैसे था, ये स्टेटमेंट उठा के, कूर्ग इज अ सिंपल पीस ऑफ हेवन, एक्सप्लेन हाउ। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एक स्टेटमेंट उठाया और बोल दिया कि एक्सप्लेन हाउ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आंसर कुछ और होगा, आंसर बिल्कुल यही होगा जो इस क्वेश्चन में है कि हाउ इज कूर्ग अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। कूर्ग की तारीफ करनी है, कैसा लैंडस्केप था, क्या था, बस वही लिखना है। इट मस्ट हैव फॉलन फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, इट हैज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो पहला पॉइंट कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस हैं, कॉफी प्लांटेशन है, एंड देयर इज कॉफी स्मेल इन इट्स एयर। हवा में ही प्यार, हवा में ही कॉफी की स्मेल है। द रिवर कावेरी हैज इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स वन कैन सी द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कूर्ग। वन कैन सी द तिब्बतियन मॉन्क्स एट बाइलाकुप्पे, महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ के बारे में ये सब। और तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ढेर सारा डेटा हो गया यार, ये हिल वो हिल महासीर कैसे याद करेंगे। हर चैप्टर के एनिमेटेड लेक्चर में लाइन बाय लाइन एनिमेटेड लेक्चर बना रखा है यार। उन चैप्टर्स में मैंने ये पूरा का पूरा एक कोड वर्ड से याद करवाया था उस वीडियोज़ में। तो जाओ, बहुत छोटे छोटे से वीडियोज़ है, 10 से 15 मिनट के, पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो यार बैठ के आराम से 1 घंटे में, अगर पूरे वीडियोज़ 2x स्पीड पर चला के देख लेते हो तो ज़रूर से करना। काम बहुत छोटे ड्यूरेशन का है बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत हेल्प करेगा क्योंकि लाइन बाय लाइन एनिमेशन है उसमें। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। मिचबिल दी ऑटर, इसके बारे में देखना है, ऑटर वाले चैप्टर के बारे में। ये क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इसमें ये देखना है कि हाउ डिड मिचबिल बिहेव फॉर दी फर्स्ट 24 आवर्स। पहले 24 घंटे तक क्या क्या किया था उसने। तो पहले 24 घंटे तक तो बड़ा शांत था। द ऑटर वॉज नीदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज लोनली एंड इंडिफरेंट, ही रिमेन्ड पैसिव, ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर नियर ऑथर्स बेड, उसके बेड के पास जमीन पर सो जाता है। हाउएवर ऑन द सेकंड नाइट ही बिकेम एक्टिव एंड मिस्चीवियस, ही केम ऑन ऑथर्स बेड एंड स्लेप्ट देयर। तो पहले दिन शांत, अगले दिन अशांत। ये थी ऑटर की हरकत। देन आगे देखो, हाउ डिड मिच बिहेव, हाउ डिड मिच बिहेव, क्या मतलब, हाउ डिड मिच द ऑटर बिहेव, मिचबिल की बात हो रही है ऑटर की, हिम टू द बाथरूम, हाउ डिड ही स्टार्ट पासिंग हिज टाइम देयर आफ्टर, क्या करता है बाथरूम में जाकर। ये किस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, द ऑथर मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर मिच, ही टुक हिम टू द बाथरूम, बाथरूम लेके जाता है। मिच वॉज मैड विथ जॉइन वाटर, वाटर में बड़ा खुश रहता है, वो जाकर वाटर बॉल में बैठ रहता है, उस पर उछलता कूदता है और 2 दिन बाद बाथरूम में खुद से चलाता है और बाथरूम में क्या करता है, जाके बाथटब के अंदर जाके बैठता है और अपने आप टैप चालू कर देता है। वाटर स्टार्टेड पोरिंग इन ट्रिकल्स, देन इट वॉज फुल फ्लो। मिच स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम इन प्ले, he spent hours turning a rubber ball around the room, he would shuffle the ball like a soccer player, his favorite play was to lie on his back, then he would juggle with small objects between his paws। कैसे कैसे मस्ती करता है इसी बारे में लिखा है यहाँ पे। What happened to Mitch just before the flight to Paris, what did Mitchell do in the aeroplane, एरोप्लेन में उसने क्या कांड किया था, ये कांड भी हम सबको पता है और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे लोग उछलने कूदने लग गए थे पूरी फ्लाइट में, ये लिखा हुआ है, पॉज करके रीड कर लो। और हम आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर वल्ली मैडम की तरफ। वल्ली यानी कि मैडम राइड्स दी बस, इनके बारे में देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से चैप्टर हैं। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन समवन कॉल्ड हर चाइल्ड, व्हाट डिड द कंडक्टर ऐड देन। वल्ली कैसा रिएक्ट करती थी जब उसको कोई चाइल्ड कह के बुलाता था और कंडक्टर उस पर क्या बोलता है। वल्ली स्टूड ऑन द सीट टू सी आउटसाइड, वो बाहर देखने लगती है खड़े होकर सीट पे खिड़की से। देन समवन कॉल्ड हर अ चाइल्ड एंड टोल्ड वल्ली नॉट टू स्टैंड, शी वुड फॉल डाउन, अरे बच्ची बैठ जाओ वरना गिर जाओगी। तो अब बट वल्ली सेड दैट देयर वाज नोबडी देयर हु वाज अ चाइल्ड,
यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है अंकल जी जो चाइल्ड है, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों की तरह पैसे देकर आई हूँ। शी हैड पेड हर फुल फेयर लाइक अदर्स। एट दिस द कंडक्टर एडेड दैट शी वॉज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अ मियर गर्ल कुड नॉट ट्रेवल अलोन टू द सिटी। तो कंडक्टर इतने पे क्या बोल देता है कि हाँ भाई साहब ये बहुत बड़ी मैडम है, तभी तो ये अकेले घूम रही हैं, वरना मियर गर्ल यानी कि एक सिंपल गर्ल पूरी सिटी अकेले नहीं घूम सकती है अलोन। देन आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है ये, व्हाट वॉज वल्ली स्ट्रॉन्गर डिजायर, व्हाट डिड शी डू टू फुलफिल इट। इसको अब वैल्यू बेस्ड कैसे बना सकता है क्वेश्चन, उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट लिख देगा कि वन कैन डू एनीथिंग फॉर दियर डिजायर और दियर ड्रीम, हाउ वल्ली फुलफिल हर ड्रीम। तो अब वल्ली कैसे अपना सपना पूरा करती है ये देखो। वल्ली वॉज एन 8 years ओल्ड गर्ल, शी हैड नो प्लेमेट्स, उसके पास कोई खेलने को नहीं था, उसका फेवरेट पास टाइम था कि अपने गेट के पास खड़ी हो जाए और जो बस है लोग आ जा रहे हैं उनको देखे, ठीक है, ये उसका पास टाइम था, सबको पता है। सून शी स्टार्टेड पुटिंग हर डिजायर इनटू एक्शन, अब उसकी इच्छा एक्शन बदल गई थी। शी गैदर्ड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द बस, सारी इंफॉर्मेशन निकालती है कहाँ से, लोगों से बातचीत करके या लोगों की बातचीत सुन के। क्या क्या इंफॉर्मेशन, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का 30 पैसा। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, 45 मिनट्स पूरा का पूरा ट्रिप लगेगा जाने आने। और द आफ्टरनून बस लेफ्ट एट 1 o'clock, 1 बजे निकलती थी बस। द जर्नी बैक होम वॉज बाय 2:45 बस, 2:45 बस। पूरा उसने टाइमिंग और सब कुछ शेड्यूल कर लिया। अब घर से कैसे भागी, जब उसकी माँ सो रही होती है। फॉर हर राइड वल्ली सेव्ड मनी बाय नॉट बाइंग पेपरमिंट, टॉय बैलून एटसेट्रा, याद है ना, एटसेट्रा। जब वो मेला लगा था तो वहां पर उसने कुछ नहीं खरीदा, अपनी सारी टेम्पटेशन को बचा के रखा। देन आफ्टर सेविंग मनी शी रोड ऑन द बस वन डे व्हेन हर मदर वॉज स्लीपिंग, ये लिख सकते हो आगे। जब उसकी मदर सो रही होती है धीरे से घर से एस्केप करके चली जाती है। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमर कॉज्ड बाय कंडक्टर ड्यू टू वल्लीज बिहेविंग लाइक अ मैच्योर वुमेन, डिस्क्राइब दिस ह्यूमर। ये थोड़ा सा होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या फिर कह सकते हो कि थोड़ा सा थॉटफुल क्वेश्चन, कि पूरे चैप्टर में जो ह्यूमर है वो समझाओ। कंडक्टर उसका दुश्मन नहीं था, बस उसका थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था, क्योंकि पहली बार उसने देखा था कि एक बच्ची ऐसा बिहेव कर रही है, सीट पे खड़ी हो जा रही है, बहुत इंजॉय कर रही है और अपने आप को बहुत बड़ा भी समझ रही है, मैच्योर समझ रही है। तो बस उसी बारे में अपने से बनाकर लिख सकते हो अगर चैप्टर पढ़ा है, और जो क्वेश्चन अपने से बना के लिख सकते हो उसे मिस मत करना। जैसे हम बिना एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस किए आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर। कौन चैप्टर पे, द सरमन एट बनारस पे। बनारस यार मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह में से एक है, मेरे शहर प्रयागराज के पास भी है। कहानी किससे हट के आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन दिस स्टोरी द सरमन एट बनारस
Kisa Gautami runs from house to house in search of medicine for her dead child. Imagine yourself as the writer of the story and write an imaginary conversation Kisa Gautami had with the lady of the house that Kisa went to ask for a medicine. ठीक है, किसा क्या करती है, जाती है अलग अलग घरों में, क्या करने जाती है, अलग अलग घर में जाती है ना, अपने मरे हुए बच्चे के लिए मेडिसिन मांगने। अब खुद को इमेजिन करो और लिखो एज अ कन्वर्सेशन कि तुम किसी के घर गए हो और उससे बात कर रहे हो। तो किसा गौतमी, मैंने बताया तुम्हें कैसे लिखना है स्टेटमेंट बेस, बस 6 to 8 डायलॉग्स में कंप्लीट करना है। किसा गौतमी बोलती है एंसियसली, ब्रैकेट, कन्वर्सेशन में ब्रैकेट का यूज करोगे तो बहुत स्मार्ट लगोगे। ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, फीलिंग। किसा गौतमी एंसियसली यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा घबरा कर बोल रही है, इज एनीबडी एट होम प्लीज हेल्प मी। फिर लेडी क्या बोल रही है, फिर किसा गौतमी क्या बोलती है, फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया गया, किसा गौतमी क्राइंग, कि रोते हुए बोलती है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा जा रहा है, उसकी हरकतें, हाव भाव, और जो यहाँ लिखा जा रहा है वो है, उसके आगे जो लिखा जा रहा है वो है उसका डायलॉग, कि वो क्या बोलती है। ठीक है, तो ये तुम्हें एक एज मिल गया बाकियों से कि तुम अगर यूज़ कर लोगे ऐसे ब्रैकेट्स तो कूल लगने के साथ साथ अपने टीचर को समझदार भी लगोगे। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कन्वर्सेशन बेस्ड तो आ ही रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड जैसे ये, द बुद्धा सेड द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट इवन फॉर टुडेज लाइफ? राइट योर ओन व्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इसे ही हम बोल रहे हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा बहुत सोच विचार करने वाले क्वेश्चंस। स्टेटमेंट क्या है, द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड। हम सबको पता है कि दुनिया में डेथ और डिके तो होगा ही, तो जो समझदार हैं वो रोते नहीं हैं। ये हो गया स्टेटमेंट। अब डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट इवन फॉर टुडेज लाइफ? क्या आज की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है या एप्रोप्रिएट है? क्या आज ये चीज़ एप्रोप्रिएट है? अपने व्यूज़ को अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिखना है। तो मैंने बताया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू इस तरह करना है कि दिस स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट इवन फॉर टुडेज लाइफ, कि आज के भी लाइफ में एप्रोप्रिएट है, एप्लीकेबल है। वी मस्ट नो दैट दिस वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डेथ, एनीबडी हु इज बॉर्न, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। अगर हम इसमें बैठे रह जाएंगे तो सो डेथ इज द हार्ड एंड हार्श रियलिटी, नो वन कैन एस्केप इट एज द राइप फ्रूट हैज फॉल। यानी कि पूरी ज्ञान की बातें जो उस चैप्टर में थी कि पका हुआ फल जैसे गिरता है वैसे पुराने भी टपक जाते हैं। अब उस पर हमें बैठ के रोना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन से मुझे अपनी स्टोरी याद आ रही है जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया है कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। विद दिस स्टेटमेंट ऑफ बुद्धा फाइंड आउट द moral value that Kisa Gautami learned after the lesson of her child. Life of mortals, mortals यानी कि जो मर सकते हैं, in this world is troubled and brief, परेशानियों से भरी है, छोटी है और दर्द से भरी है। तो अब ये स्टेटमेंट जो बुद्धा का है, इससे क्या मॉरल वैल्यू गौतमी सीखती है आफ्टर द डेथ ऑफ हर चाइल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, इट इज अ फैक्ट दैट लाइफ ऑफ मोर्टल इज फुल ऑफ ट्रबल, it is brief and has pain. The tension of living is always there. So human life is sad and unhappy experience. Death is a reality. ये important है, death is a reality. Anyone who is born has to die one day. और इसी में लिख दो राइप वाला एग्जाम्पल कि फल पकता है तो गिरता है। The reality is learned by Kisa Gautami that after she goes from home to home, she does so to get mustard seeds from a house. अब उसको मस्टर्ड सीड लेने भेजते हैं ऐसी जगह जहाँ कोई ना मरा हो, और वो देखती है कि हर घर में कोई ना कोई तो मरा ही हुआ है। तो वो समझ जाती है कि सब लोग जो मॉर्टल्स हैं, जो लोग जिंदा जी रहे हैं, यानी कि जो लोग लाइफ जी रहे हैं, वो सब के साथ ऐसा हुआ है, वो सबको ये ग्रीफ या ये वीपिंग, ये दुख मिला हुआ है कि उनके कोई ना कोई अपना मरा हुआ है। और मरने जीने की वादे छोड़ के हम आ गए हैं मरने जीने के वादे करने वाले लोगों के पास, प्यार मोहब्बत वाले लोगों के पास, द प्रपोजल चैप्टर पे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? देखो यहाँ पर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने को मिलेंगे ये टाइप। सुबुकोव सेज ऑफ नतालिया, एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज इन लव, रिगार्ड शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वुड यू एग्री, फाइंड रीजंस फॉर योर आंसर। क्या मतलब? चुबुकोव नतालिया के बारे में क्या कहता है कि एज इफ शी वोंट कंसेंट, शी इज इन लव, रिगार्ड शी इज लाइक अ लव सिक कैट, कि अगर वो कंसेंट नहीं भी देती है तो वो प्यार में है। अंधे आशिकों की पहली कैरेक्टरिस्टिक। तुम क्या इस पे एग्री करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा कट चुका है। तो तुम यहाँ लिख दोगे नो आई वुडंट एग्री दैट इट लव वाज इन लव, कि जब तक वो कंसेंट ना करे
जब तक वो हाँ ना कह दे तब तक वो प्यार में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बिस्तर कट चुका है इसलिए तुम्हें पता है, तो तुमने लिख दिया क्लियरली नो। आई वुडंट एग्री दैट नटालिया वाज इन लव। द वे शी स्क्वारल्स विथ लोमोव एंड किक्स आउट हिम आउट ऑफ द हाउस suggests that what her father says to Lomov is not true. Then ये देखो, what idea do you form about Russian, not Russian, पूरा पढ़ो, what idea do you form about Russian weddings from statement that Chubukov made, go there as a merchant come for his goods. ये स्टेटमेंट से तुम क्या सोचते हो रशियन वेडिंग्स के बारे में? गो, जाओ, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, एक मर्चेंट बाहर आया अपने सामान के लिए, गुड्स के लिए। दिस स्टेटमेंट शोज दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चुबुकोव रशियंस यूज्ड टू सी मैट्रिमोनीज एज बिजनेस, बिजनेस की तरह देखते थे कि एक पार्टी अपना पैसा देगी और एक पार्टी लड़की देगी, ये तरीके से देखते थे। एंड हेंस देयर इकोनॉमिक एंड सोसाइटल स्टेटस, कि दो अमीर लोग शादी कर लेंगे तो और अमीर हो जाएंगे। मैरिजेस देन वर नॉट बेस्ड ऑन bond of love or respect but materialistic things. Thus Chubukov called Lomov a merchant who came for his goods, Natalia. ठीक है कि लोमोव जो है उसका आशिक वो एक मर्चेंट है, खरीदार है, बिजनेसमैन है, और वो क्या लेने आया है? अपने गुड्स को। किसको लेने आया है? नतालिया को, अपने सामान को, अपने माल। वेल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, गुड्स को। Why does Chubukov suspect Lomov when he comes to his house? क्यों उस पर शक करता है? क्योंकि क्या लगता है उसको कि कुछ पैसे वैसे मांगने आया होगा, और वो फॉर्मल्स पहन के आया था। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ग्रेट कॉमेडी एंड ग्रेट ह्यूमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। कैसे कॉमेडी और ह्यूमर होती है? क्योंकि वो लड़ते ही छोटी छोटी चीज़ों पे हैं, ऑक्स एंड मीडोज, फिर उसके बाद कुत्ते पर लड़ने लगते हैं और बहुत ही बचकानी हरकतें करते हैं। देन देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, वाई डज लोमोव थिंक ऑफ मैरिंग नटालिया स्टेपनोवा? नतालिया से मैरिज के बारे में वो क्यों सोचता है? क्यों सोचता है कि चलो मैं इसी से ब्याह कर लेता हूँ? लोमोव थिंक्स ऑफ मैरिंग नटालिया स्टेपनोवा, हिज नेबर ऑफ चुबुकोव्स डॉटर। ही हैज सीन हर एंड इवैल्यूएटेड हर एज अ suitable wife to him. He proposes for marriage to Natalia father Chubukov, who is delighted to hear it. When Chubukov goes out, Lomov analyzes why he should marry Natalia. अब क्या एनालाइज करता है? He says that he is already 35 and needs to lead a quiet life. कि वो ऑलरेडी 35 साल का हो चुका है, ऑलमोस्ट बुढ़ा होने वाला है, तो अब उसको एक शांत जीवन, अच्छा जीवन जीना है, और वो नतालिया को एक्सीलेंट हाउसकीपर समझता है जो घर की देख रेख करे। शी इज़ वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है, एंड बैड लुकिंग नहीं है, अच्छी दिखती है, टोटा दिखती है। ही कंसिडर्स नटालिया एज अ सूटेबल वाइफ इन एवरी वे, बट ही इज बिट हेजिटेंट टू प्रपोज हर इन द बिगिनिंग। वो बस थोड़ा सा हिचकता है उसको प्रपोज करने में। इट सीम्स बोथ आर मेड फॉर ईच अदर एज बोथ हैव द सेम टेम्परामेंट। लोमो एंड नटालिया हैव अ वर्बल फाइट ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्स एंड मीडोज एंड लेटर ऑन डॉग्स। ऑक्स एंड मीडोज पर रखते हैं और डॉग्स पर रखते हैं। बट व्हेन नटालिया लर्न्स दैट लोमो हैज कम टू प्रपोज, शी गेट्स हिस्टेरिक ड्यू टू जॉय। वो भी बड़ा खुश हो जाती है, और ये प्रूव करता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं और दोनों प्रपोज के नाम पे एक दूसरे से प्यार के चक्कर में पड़ भी जाते हैं। तो इस तरह तुम्हें जो ये एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ये एमसीक्यूज चैप्टर के, ये जो एमसीक्यूज हैं, फिर चाहे वो हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ तुम्हें इन वर्कशीट्स में, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स में हर चैप्टर के मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक, ज्वाइन कर लो। और हमने ज्वाइन कर ली है अब पोएम्स की गली। पोएम्स में देखेंगे कि क्या कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पोएम्स के इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे देखो पहला, व्हाट इज अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में क्या मैसेज छुपा हुआ है अपनी हेक्टिक लाइफ से रिलेटेड? हम सबको पता है उसमें क्या मैसेज था। द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट वी शुड एंजॉय नेचर एट मोस्ट। नेचर को हमें बिल्कुल खुल के एंजॉय करना चाहिए, एंड we should have a positive outlook even towards simple acts because they can lead to the learning of great lessons of enjoying life. देखो हम सबको पता है डस्ट ऑफ स्नो में हुआ क्या था। बहुत सिंपल सी चीज़ हुई थी, क्रो ने गिरा दिया था उसके ऊपर स्नो, और वो चीज़ को वो पॉजिटिवली अगर लेगा, अगर हम पॉजिटिवली लेंगे ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स को, तो हम बहुत अच्छी तरीके से लाइफ जी पाएंगे और नेचर को भी इंजॉय कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को डार्क या निगेटिव तरीके से नहीं लेना चाहिए। यही था इसका अंडरलाइंग मैसेज इस पोएम का। फिर हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम। नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं इज अ नेचर लवर। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर एसोसिएटेड विद बैड ओमेंस। देखो क्रो को और हेमलॉक ट्री को, दोनों को
निगेटिविटी के साथ देखा जाता है, और इसीलिए फ्रोस्ट ने इस पोयम में इन्हीं दोनों चीज़ों को उठाया और बताया कि ये चीयर भी ला सकते हैं किसी की ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी के सोर्स ऑफ जॉय भी बन सकते हैं, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। देन ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। नेचर हैज़ पावर टू लिफ्ट आवर मूड इवन व्हेन वी आर हाईली डिस्पोंडेंट, कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। कि नेचर के पास ऐसी पावर है कि हमारा मूड ठीक कर सकती है, चाहे हमारी जितनी भी मरा रखी हो, मतलब जितनी भी मूड खराब हो। डस्ट ऑफ स्नो के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब देखो कैसे एक लॉन्ग आंसर लिखा जाता है, बहुत अच्छे से देखो, देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा गया लॉन्ग आंसर, समझो। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पोएम विच एनलाइटन्स अस हाउ द स्मॉल थिंग्स ऑफ नेचर can refresh us and cheer us for the rest of the day. Through Frost has beautifully depicted का मतलब दिखाना, shown a crow and a hemlock tree, both of these are associated with bad omen and fear, but have been used by the poet Frost to uplift his mood and make him feel positive. तो ये हो गया बिल्कुल जनरल सा एक पैराग्राफ कि पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट की है, जिसमें जो बैड ओमेन या बैड लक से रिलेटेड होते हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री, उनको लिया गया है और वही फ्रोस्ट का मूड अपलिफ्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद लिखा गया है अब वैल्यू बेस्ड पैराग्राफ, दिमाग वाला, थिंकिंग वाला पैराग्राफ, कि फ्रोस्ट राइटिंग स्किल एज अ पोएट लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज एबल टू इफेक्टिवली कन्वे टू अस हाउ सच अ थिंग एज फॉलिंग ऑफ snowflakes from the top of a tree can have a refreshing effect on the mind of a man. So every aspect of nature, be it crow or hemlock tree, can be a source of positivity and can be helpful in lifting a depressed mind. कि अगर एक डिप्रेस्ड माइंड है तो नेचर की कोई भी चीज़, चाहे वो क्रो जैसी ऐसी चीज़ हो जिसको लोग बैड लक की तरह देखते हैं, या हेमलॉक ट्री जिसको लोग पॉइजनस मानते हैं, वो भी पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है। इन अदर वर्ड्स, एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। A small incident of snow falling, that too by action of a crow, which is considered as bad omen, takes away the while of sadness from the poet's mind and refreshes him. तो ये था पूरा का पूरा मैसेज, और इस तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लिखना है। अब बढ़ते हैं अगली पोएम की तरफ, फायर एंड आइस, जहां पर दुनिया तबाह करने की बात की जा रही है। खैर हमारी तो दुनिया एग्जाम ने तबाह कर रखी है। यहां पर देखो कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर द पोएट, what does ice stand for, how is it sufficient to bring destruction? क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस सफिशियंट है, ग्रेट है, पोएट के अनुसार, पोएट के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो what does ice stand for, आइस का मतलब क्या है और क्यों वो सफिशियंट है डिस्ट्रक्शन लाने में? तो आइस सिंबलाइजेस हेटेड, हेटेड यानी कि नफरत, आइस का सिंबल नफरत की तरफ से है, यानी कि आइस सिंबलाइज कर रहा है नफरत को। और नफरत कैसे दुनिया को खत्म कर सकती है, समझो। Hate is just as powerful as desire. While desire consumes quickly, desire यानी कि हमारी इच्छाएं जल्दी जल्दी से सब कुछ खा जाती है। Hate can occur and linger in people's mind and hurt for years. Linger यानी वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, linger यानी कि लॉन्ग लास्ट करती है, लोगों के दिमाग में बस जाती है, काफ़ी सालों तक रहती है। और hate consumers the hater perhaps even more than the person or group hated. यानी कि जो लोग हेट कर रहे होते हैं उनका दिमाग और ज़्यादा वो खा जाती है, वो अंदर ही अंदर उनको खा रही होती है, उनसे भी ज़्यादा जिनको वो हेट कर रहे होते हैं। यानी ऑप्रेसर ज़्यादा बंधित होते हैं ऑप्रेस्ड से। यही हमने देखा था कहाँ पे, अपने वाले चैप्टर में यार, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में। एंड इट कैन रूइन लाइव्स, हेट कैन दस बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। देखो कैसे हेट कैन दस बी या हेंस हेट कैन बी, ऐसे कंक्लूड वाला एक स्टेटमेंट, कंक्लूजन वाला स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए, कोई सा भी नहीं, क्योंकि इसमें हर यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा। अब हाउ विल द वर्ल्ड एंड, सपोर्ट और आंसर विद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हेस्टन द एंड ऑफ वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू फायर एंड आइस। ये क्वेश्चन हो सकता है कि फायर सिंबलाइज क्या करती है, आइस सिंबलाइज क्या करती है, और कैसे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन में अपना रोल प्ले कर सकती है, चाहे एक्सट्रीम फायर हो चाहे एक्सट्रीम आइस हो। पॉज करके ये आंसर पढ़ लो। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में चैप्टर कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अ टाइगर इन दी जू, व्हाट शुड टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट, या वेयर शुड लिख रखा है कि कहाँ पे टाइगर को होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो पोएट के अनुसार टाइगर को जंगल में होना चाहिए, घासों में छुप के अपने प्रे यानी कि अपने शिकार डियर को देखना चाहिए, और वाटर होल के पास जब वो पानी पीना आता है तो उस पर शिकार करना चाहिए, हमला करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। अब ये है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। कमेंट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, कि ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया तो स्टेटमेंट बन जाएगा कि लव फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए हमारा प्यार बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हर लिविंग बीइंग का। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हम सबको पता है कि हाँ सबको फ्रीडम चाहिए, तो इट इज राइटली सेड। जब भी कोई स्टेटमेंट होगा तो वहां पे लिखना है कि इट इज जस्टिफाइड या इट इज राइटली सेड दैट, फिर वही स्टेटमेंट, लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। एवरीवन लव्स फ्रीडम एंड डज नॉट वांट टू लिव इन कन्फाइनमेंट, यानी कि बंधित रूप से नहीं जीना चाहता है, कोई भी बिल्कुल केज में या फिर बंध के नहीं जीना चाहता है। सिमिलरली द टाइगर ऑल्सो लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम, लॉन्ग्ड मतलब कि वेट करता है फ्रीडम के लिए। ही वॉज सो फेड अप बीइंग केज दैट ही इवन इग्नोर्ड द विजिटर्स, वो इतना परेशान हो चुका है केज में बंद रह के, क्या वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है, उसे कुछ मजा नहीं आ रहा है नए नए अलग अलग लोगों को और अलग अलग हरकतें देखकर। ही टुक टू एंड फ्रो का मतलब आगे और पीछे जाता रहता है, स्टेप्स इन द केज एज इफ ट्राइंग टू वाइल अवे द टाइम पास के लिए बस। द टाइगर वॉन्टेड टू एस्केप द कैप्टिविटी, टाइगर ये सब चीज एस्केप करना चाहता था जो वो बंद होके कैप्चर्ड होके अंदर था। देन आगे इसी चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लव फॉर फ्रीडम इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, हमने देख लिया। ये क्वेश्चन देखो कि व्हाट डज द पोएट कन्वे थ्रू दिस पोएम। यहां से आ सकता है कोई भी पोएम का, ब्रैकेट में कोई भी पोएम लिख सकता है, फॉग हो, चाहे कस्टर्ड वाली पोएम हो, चाहे कोई सी भी पोएम हो, ठीक है। देखो क्या है कि पोएट का क्या मैसेज है इस पोएम के थ्रू। द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द मिजरेबल लाइफ लेड बाय एनिमल्स इन जू, कि एनिमल्स पे कितना ज़्यादा अत्याचार होता है जू के अंदर, उसको एक्सपोज करने की कोशिश की हमारे पोएट ने। कौन है इस पोएम के पोएट, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ टाइगर इन जू विथ लाइफ एट नेचुरल हैबिटेट, कि कैसे अगर कोई जंगल में रहता है जानवर तो उसकी लाइफ कितनी रंगीन होती है शेरनियों से मिलने के बाद, और वहीं अगर कोई केज में है तो वो जानवर के पास फ्रीडम नहीं है, वो बंधा हुआ रहता है। एंड दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन दी वाइल्ड, उन्हें भी जंगलों में जाने का, इंजॉय करने का, अपनी लाइफ जीने का पूरा हक होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, व्हाई डज द पोएट से दैट अ बियर्स हग मे कंफ्यूज अ नोवाइस। नोवाइस का मतलब क्या होता है, जो भी नए लोग होते हैं, ठीक है। नोवाइस का मतलब जो भी नए लोग होते हैं, नए लोग यानी कि जो भी लोग बिल्कुल नए हैं किसी भी चीज़ में, तो उनको कंफ्यूज कर सकता है एक बियर का हग। क्योंकि देखो हग से हम क्या मतलब समझते हैं कि हाँ बहुत ही प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हो रहा होता है कि हाँ वो हमसे प्यार करता है, कोई लव अपना एक्सप्रेस करना चाहता है, तभी कोई हग करता है ह्यूमंस में। लेकिन बियर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बियर्स में सीन अलग है, यहाँ पे बियर्स में सीन बिल्कुल उल्टा है, इसलिए हमारा पोएट ऐसा कह रहा है, ठीक है। द पोएट सेज इट राइटली, इट इज बिकॉज अ बियर हग्स हिज विक्टिम सो टाइटली दैट ही नियरली किल्स हिम। अगर वो हक कर लिया जोर से तो वो ऑलमोस्ट दबा के मार सकता है उसको। अ नोवाइस में अंडरस्टैंड इट एज अ लवफुल केयर्स, ही डजंट नो द आर्ट ऑफ बियर टू किल। देन आगे बढ़ो, आगे क्या अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्रोकोडाइल एंड हाइना, डिस्क्राइब हाउ कैमेलियन इज डिस्क्राइब्ड इन दी पोएम। तो ये एनिमल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉज करके इन्हें रीड कर लो। देन आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पोएम रहेगा अपना दी बॉल पोएम। एक सेकेंड यार, हाँ दी बॉल पोएम। अब देखो, वेयर हैज़ दी बॉय लॉस्ट हिज बॉल, कि जो लौंडा था, आई मीन जो लड़का था, उसकी बॉल कहाँ पर खो गई थी। और मुझे पता है बड़े हंस रहे हैं लड़के जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, बट यहाँ पर उस बॉल की बात हो रही है जो बॉल उसकी खेलते वक्त पानी में गिर गई थी, खो गई थी। द बॉय वॉज प्लेइंग नियर दी हार्बर, हार्बर यानी कि जो कोस्ट लाइन होती है जहाँ पर सारे नाव बंधी होती है, वहाँ पे पानी समुद्र के पास। बट अनफॉर्चुनेटली हैज़ लॉस्ट हिज बॉल वाइल प्लेइंग। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ बॉल वॉज लॉस्ट, ही सेज दैट बॉल बाउंड डाउन द स्ट्रीट, देन इट वेंट इनटू द वाटर, द बॉय फेल्ट एन इमोशनल शॉक एट द लॉस। ये तो बड़ा जनरल क्वेश्चन था कि लड़के को दुख होता है लॉस पे बॉल के। अब ये इंपॉर्टेंट देखो कि एक्सप्लेन द लाइन एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, एंड नो वन बाइज द बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। क्या मतलब, दिस लाइन मीन्स दैट नो वन कैन बाई एनीथिंग दैट इज लॉस्ट फॉर एवर, जो चीज़ खो चुकी है उसको कोई वापस नहीं ला सकता है चाहे जितना पैसा लगा दे। क्यों? क्योंकि नो वन विल बाई द बॉय दैट वेरी बॉल विच ही हैज़ लॉस्ट, क्योंकि वो सेम बॉल नहीं वापस आ पाएगी। मनी इज एन एक्सटर्नल थिंग, इट इज़ अ मीडियम ऑफ पोसेसिंग थिंग्स, इट कांट टेक द प्लेस ऑफ थिंग्स पोसेस्ड।
मनी एक एक्सटर्नल चीज़ है, वो मीडियम है उस चीज़ों को वापस लाने का जिसे हम ओन करते हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता है वो चीज़ जो हम पोजेस करते हैं, जो चीज़ हमसे खो गई है, जो चीज़ हमें इतनी प्यारी थी, जिससे हमारे इमोशंस अटैच थे। फिर ये है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिफर टू हियर, कि अपनी वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझता है वो लड़का। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर टू हियर इज दैट ऑफ ओनिंग अ बॉल एंड कीपिंग इट सेफ, कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसको सुरक्षा से सेफली रखना चाहिए, जिस भी चीज़ से तुम प्यार कर रहे हो। द बॉय डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉल, उससे बॉल से एक बिलोंगिंग यानी कि एक ओनरशिप, एक पोजेसन की सेंस डेवलप करता है। व्हेन इट इज़ लॉस्ट ही फील्स इट बैड एंड इज रेस्टलेस अंटिल इट इज़ फाउंड और नॉट, जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक वो रेस्टलेस रहता है, बिल्कुल उदास रहता है और दुखी रहता है और ढूंढता रहता है अपनी बॉल को। देन वाई डज द पोएट सेज ही वोंट इंट्रूड ऑन हिम, वॉट डज ही से अबाउट द बॉयज लॉस एट दिस पॉइंट। ये है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, समझदारों के लिए क्वेश्चन, कि क्यों पोएट उस टाइम पर कहता है कि ही वोंट इंट्रूड ऑन हिम, कि वो उसके बीच में, उसके लफड़े में, उसके मामले में नहीं घुसेगा बीच में। क्यों? द पोएट सेज दैट ही वोंट intrude on the boy because the boy has now understood the loss of ball. He is in a shock. He is trying to understand what it's all about. The poet says that the boy now sends his first responsibility. It is towards the world of materialism. पोएट का कहना है कि लड़के को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस उम्र में समझ में आ गई है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि अपनी चीज़ों को खोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म की तरफ, कि किसी भी चीज़ से प्यार होना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्यार होना, इसके तरफ बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आई है। और इस पोएम का सेंट्रल पॉइंट क्या है, ये पॉज करके पढ़ सकते हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम पे, अमेंडा, और ये हैं उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यार एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत मेहनत करके डिज़ाइन करके बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टैट बेस्ड क्वेश्चन पोएम्स में। तो एक बार पढ़ लेना, वर्कशीट सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, नो बकवास नाम से है टेलीग्राम चैनल, या फिर वेबसाइट पे अरेंज फॉर्म में मिल जाएगी padleakshay.com पे। चलो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पोएम के। अमेंडा इज अलोन बट नॉट लोनली इन द वर्ल्ड शी इन्विजन्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी वन इमेज सी पिक्चर्स इन हर माइंड। ऊपर से क्या क्वेश्चन, सुनो सुनो ध्यान से देखो। अमेंडा इज अलोन, अकेली है, पर वो अकेला फील नहीं करती है, क्योंकि उसके वर्ल्ड में जो वो सोचती है वो ऐसा सोचती है, ऐसा इमेजिन करती है जहाँ पर वो अकेली नहीं होती है। हम सबको पता है क्या क्या इमेजिन करती है। अब इसी को जस्टिफाई करना है किसी एक इमेज से उसकी, वो तो बहुत कुछ सोचती है, हमें बस यहाँ एक एग्जाम्पल देना है, दिया है ना, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी वन इमेज। तो अमेंडा ऑफन इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी वन ऑफ द फिक्शनल कैरेक्टर इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि वो फिक्शनल कैरेक्टर जैसा अपने आप को इमेजिन करती है, जैसे रेपुंजल का कैरेक्टर था। किस लिए? रियलिटी को एस्केप करने के लिए। क्यों रियलिटी को एस्केप करने? क्योंकि उसकी मदर उसको परेशान कर दे रही है। ऑफर मदर्स फोर्स इंस्ट्रक्शन ऑन हर, फोर्स करती है हर एक चीज़ पे, अमेंडा ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो वो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हो गई है, इसीलिए वो रियलिटी को एस्केप करके एक फिक्शनल दुनिया में जीती है। वन सच रेफरेंस वॉज हर बीइंग एन ऑर्फन, वो चाहती है कि वो ऑर्फन हो जाए, उसके माँ बाप ना रहें, कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला ना रहे। सी इमेजिन बीइंग एन ऑर्फन हु लिव्स शी हैज नो पेरेंट्स, बट एटलीस्ट द ऑर्फन इज फ्री टू मूव वेयरएवर एंड विथ whomever शी वांट्स टू, जब चाहे जहां चाहे जिसके साथ चाहे घूम सकती है ऑर्फन बन के, वो ऐसा सोचती है। देन आगे, वॉट डज अमेंडा वॉन्ट टू प्रूव बाय सेइंग आई एम रेपुंजल, वॉट डज शी प्रोमिसेस नॉट टू डू, कि मैं रेपुंजल हूं और वो क्या प्रॉमिस करती है नहीं करने के लिए। अमेंडा वॉन्ट्स टू प्रूव दैट शी इज एक्चुअली लिविंग लाइक रेपुंजल, शी हैज नो वरी, शी लिव्स इन अ टावर, शी इज फ्री एंड लव साइलेंस, द लाइफ इज पीसफुल येट रेयर, शी promises never to let down her bright hair, she would be a good person। वही चीज़ रेपुंजल वाली चीज़, और वो यहाँ पर क्या इमेजिन करती है रेपुंजल बन के, कि वो पीसफुल लाइफ जिएगी और शांति से जिएगी एक टावर में। देन एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वॉट 3 थिंग्स डिड द स्पीकर आस्क अमेंडा टू विच आर एक्सपेक्टेड ऑफ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। ये जनरल क्वेश्चन है कि क्या 3 चीज़ पूछ सकता है स्पीकर, होमवर्क किया कि नहीं, रूम साफ़ है कि नहीं, और जूते साफ़ किए कि नहीं। तुमने अपने जूते साफ़ किए या नहीं? बोर्ड एग्जाम में जाना है, थोड़ा इज्जत से जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दी ट्रीज, ट्रीज में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस हाउस होल्ड ट्रीज,
हाउ डू दिस बिहेव, हाउ डू द लीव्स एंड ट्विग्स बिहेव, यानी कि रूट क्या है और कैसे ये बिहेव करती हैं और लीव्स और ट्विग्स कैसे बिहेव करती हैं। ये रहा आंसर। द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज आर इंगेज इन टू द क्रैक्स ऑफ द वेरांडा डोर्स, जो वेरांडा है उसकी डोर्स की क्रैक्स तक में घुस चुके हैं। सो दीज आर द प्लेसेस ऑफ दिस रूट्स, दे ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम देम। द लीव्स ट्राई टू ग्रो टूवर्ड्स द ग्लास, ट्विग्स हार्डन द बोस एक्सपैंडिंग अंडर द रूफ। यानी कि जो रूट्स हैं ट्री की वो तो वरांडा डोर्स के क्रैक्स तक घुस चुकी हैं, लेकिन दे ट्राई टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम देम। व्हाट ट्राई टू फ्री देमसेल्फ, ये जो लीव्स हैं ना ये ऊपर तरफ ग्रो हो रही हैं ग्लास में और ये ट्विग्स हैं ये हार्डन हो रहे हैं। देन आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा ये, व्हाट हैपेंस व्हेन द ट्रीज स्टम्बल फॉरवर्ड इनटू द नाइट। जब ट्रीज स्टम्बल आगे की तरफ करते हैं तो क्या होता है। व्हेन द ट्रीज स्टम्बल फॉरवर्ड इन द नाइट दे कॉज चेंजेस अराउंड, चेंजेस होने लगते हैं, जैसे द ग्लास ब्रेक्स, हम सबको पता है ग्लास टूट जाता है, विंड स्टार्ट ब्लोइंग, हवा चलने लगती है, द मून इज नॉट फुल मून नहीं रहता उस टाइम, बट इट इज ब्रोकन। द पोएट सीज इट्स ब्रोकन फेस, शी सीज इट थ्रू द टॉप ट्विग्स ऑफ द टॉलेस्ट ओक। टॉलेस्ट ओक प्लांट के ओक ट्री के ऊपर बैठ के वो टॉप ट्विग्स पे देखती है। देन हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ग्रोइंग ऑफ ट्री इनसाइड द हाउस, ये इंपॉर्टेंट है। द पोएट डिस्क्राइब देम एप्टली, these trees grow, roots free themselves from the cracks of veranda floor, the leaves grew towards the glass, twigs stiffen towards dead boughs. These are like the newly discharged patients, half dazed going towards the clinic door. देखो ये रेफरेंस दिया गया था कि ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जैसे हैं, हाफ डेज गोइंग टूवर्ड्स द क्लिनिक डोर, जो क्लिनिक की डोर की तरफ जा रहे होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं अगली पोएम पे जो है फॉग। बहुत छोटी सी पोएम, तो ये छोटे से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, डिस्क्राइब हाउ फॉग कम्स एंड व्हाट फॉर्म इट एज्यूम्स। द वेदर बिकम्स सुइटेबल फॉर द फॉग, द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली, इट कम्स ऑन लिटिल फीट ऑफ अ कैट, शी इज सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस, शी इज लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी, देन शी मूव्स ऑन। देखो फॉग जो होता है वो बहुत शांति से आता है, कैसे, बिल्कुल कैट की तरह आके बैठता है शांति से, सब कुछ देखता है पूरे हार्बर और सिटी पे, और फिर वो चला भी जाता है शांति से। हाउ डज द पोएट मेक द फॉग लाइक अ लिविंग बीइंग, हाउ डज द पोएट मेक द फॉग लाइक अ लिविंग बीइंग। इंसान से कैसे कंपैरिजन होता है। द पोएट मेक्स द फॉग लाइक अ कैट हु इज अ लिविंग बीइंग, कैट से कंपैरिजन करता है। हाउ डज ही डज सो थ्रू अ मेटाफर, मेटाफर की यूज करके कंपैरिजन करते हैं तो मेटाफर होता है ना पोएटिक डिवाइस। द फॉग in the cat itself, after falling on the cat, it moves as the cat moves. फॉग कैसे मूव करता है, कैट मूव करता है शांति से, छुप छुपा के, बिना आवाज़ शोर किए। द कैट बिकम्स द फॉग एंड द फॉग द कैट। अब जो मेटाफर यूज़ हुआ है, अगर पोएटिक डिवाइसेस नहीं पता है तो हर चैप्टर की पोएम्स की भी वीडियोस डली हुई हैं, जाकर देख सकते हो। अगला, हाउ इज फॉग लाइक अ कैट, ये हमने ऊपर बता ही दिया है। चलो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वॉट वॉज द नेस्टी साउंड दे ऑल हर्ड वन डे, हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट। क्या होता है उस दिन, नेस्टी साउंड रहता है पायरेट का, और कैसे रिएक्ट करते हैं, जो बड़े बहादुर मर रहे थे तो सब भाग जाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड जो डॉगी था वो लुक्ड एट हिम एंड ग्राउंड इट, इंक गिव आउट माउथ साउंड, ब्लेंडा क्राइड ओ। दे लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट काइंड ऑफ साउंड इट वाज, दे वर क्यूरियस टू नो हु हैड प्रोड्यूस्ड इट, कि कौन ये साउंड प्रोड्यूस किया, किसने निकाला है। सब क्यूरियस रहते हैं बट सब डर भी रहे होते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में रहेगा कि हाउ डिड दे रिसीव द ड्रैगन आफ्टर ही हैड स्वैलो द पायरेट। जब वो ड्रैगन, हमने देखा है ना पोएम में कि ड्रैगन जब वो पायरेट को स्वैलो यानी कि निकल जाता है, खा जाता है अपने अंदर, तो फिर वो सब कैसे रिएक्ट करते हैं बाकी लोग। द ड्रैगन हैड स्वैलोड द पायरेट, इट वॉज अ डेयरिंग एक्ट, बहुत बहादुरी का एक्ट था, बट ही बिकेम अ फिगर ऑफ प्रेस, बिल्कुल तारीफ के लायक था वो। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसकी तारीफ करती है जो लड़की रहती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उससे लिक करता है। इंक एंड ब्लिंक जम्प्ड अराउंड सराउंडिंग हिम, उसके अराउंड घूमते फिरते हैं। दे शोड देयर एक्सट्रीम जॉय इन दिस वे, नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट, कोई भी पायरेट रोता नहीं है और सब लोग अपना जॉय एक्सप्रेस करते हैं। हाउ डिड द बोस्ट ऑफ दियर फॉल्स ब्रेवरी देन, हाउ डिड दे बोस्ट ऑफ दियर फॉल्स ब्रेवरी देन। देखो वो अपनी झूठी तारीफ करते हैं, अभी कैसे दूर होता है। मस्टर्ड बोस्टेड क्लेवरली, he said that he would have been twice as brave if he had not got nervous। देखो ये तो होता ही है, जब पायरेट को निकल जाता है तो उसकी तब तो बड़ी तारीफ होती है, सब खुश रहते हैं। फिर अपना स्टेटमेंट देना चालू करते हैं कि अगर मुझे नर्वस ना हुआ होता मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ट्वाइस ब्रेव रहता।
इंक एंड ब्लिंक बोलते हैं कि वो तो 3 गुना ब्रेव रहते। कस्टर्ड बोलता है दैट ही, कस्टर्ड जो अपना ड्रैगन है वो कहता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ। दे बोस्टेड ओनली आफ्टर द ड्रैगन हैड डन अवे विद द पायरेट। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। हाउस टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन अ बलाड। बलाड क्या है, तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसी चीज़ें जो गा कर सुनाई जाती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं, गाने होते हैं, सॉन्ग्स। ठीक है, कैसे ये एक सॉन्ग है, क्योंकि जब इसको रीड करोगे तो सॉन्ग जैसा साउंड करेगा। बलाड इज एक्चुअली एन एडवेंचरस स्टोरी। एडवेंचरस स्टोरी को बोलते हैं हम क्या, बलाड। इट शोज एडवेंचर, सस्पेंस, रोमांस एटसेट्रा अलॉन्ग विथ द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, देन इट इज हाईली म्यूजिकल। म्यूजिकल होता है क्यों, अपनी राइम स्कीम की वजह से। दिस पोएम हैज दिस क्वालिटीज, द राइम स्कीम इज AABB, सो इट इज अ बलाड। देन अगर लंबे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के आ सकते हैं, दो चीज़ों को रिलेट करके, दो चैप्टर्स को रिलेट करके जो आ भी रहे हैं इस साल, कि कस्टर्ड वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, बुलीड एंड मेड फन ऑफ, सच बिहेवियर वॉज ऑफन अ डिजास्टरस इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम्स एंड इट्स अ परमानेंट स्कार ऑन देयर माइंड्स। अब राइट ओपिनियन ऑफ वांडा एंड मंडेला ऑन दिस इशू। वांडा हमने पता है कौन है, और मंडेला, इन दोनों के हिसाब से इस पर बात करनी है। तो अब वांडा का एक कन्वर्सेशन लिखना और मंडेला, वांडा और मंडेला के बीच, तो 3-4 से लेकर 4 से 5 से 6 डायलॉग्स तक तुम्हें इसको लिखना है। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फॉर एन ए ग्रेगरी। इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 थिंग्स ऑफ अ वुमेन विच मेक द यंग मैन नॉट टू लव हर। क्या ऐसी 2 चीज़ें हैं एक वुमेन में जो एक यंग मैन को उससे प्यार नहीं करने दे रही है। द 2 थिंग्स ऑफ वुमेन दैट मेक द यंग मैन टू not to love her are clearly given. These are her honey-colored ramparts of rear. These looks ugly and these can't charm anyone. The second thing is her yellow hair. अपने येलो हेयर, अपने हनी कलर रैम्पर्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड दे ऑल्सो डू नॉट लुक लवेबल, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लव फॉर गॉड। अब ये तो हो गई ह्यूमन की बात, कि ह्यूमन से प्यार करना है तो लुक्स वगैरह मैटर कर रहे हैं। अब अगर लेकिन भगवान से प्यार करना है तो क्या इंपॉर्टेंट है। The woman says that an old religious man found a text. It proves that for God colors do not matter for love. जो भी चीज़ से वो इनसिक्योर है कि मेरे बाल के कलर ऐसे हैं वैसे हैं, गॉड से प्यार करने के लिए ये सब मैटर नहीं करता, कलर्स मैटर नहीं करते। गॉड लव्स ऑल ह्यूमन बींग्स फॉर देमसेल्फ अलोन, ही डज नॉट कंसिडर देयर फिजिकल साइड्स, दीज आर सुपरफिशियल थिंग्स फॉर हिम। उसके लिए ये ऊपरी चीज़ें हैं, वो इनसे कंसिडर नहीं करता है। किसके लिए, भगवान के लिए। देन व्हाट मैसेज इज द पोएम गिव आउट। यही मैसेज है कि भगवान के लिए प्यार अलग है और ह्यूमन फिजिकल एस्पेक्ट्स पे प्यार करता है। इट इज़ विदाउट देयर कलर और फिजिकल एस्पेक्ट्स फॉर गॉड। फिर व्हाट कैन अ वुमेन डू टू मेक यंग मैन फॉल इन लव। ये बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन है, कम चांसेस हैं इसके आने के, लेकिन एक बार पॉज करके रीड कर सकते हो। हमने कवर कर लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे के पूरे पोएम्स के, पूरे के पूरे चैप्टर के। पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक तुम्हारी हो चुकी है स्वाहा, उड़ा दिया है बुक को हमने, तुम भी उड़ा दोगे अपना पेपर। सप्लीमेंट्री बुक यानी कि फुटप्रिंट्स वाली बुक की भी ऐसी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर चैप्टर के एनिमेटेड लेक्चर की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, हर एक वीडियो देखनी है, मिस ना हो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके लिए नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देनी है, ये वीडियो सब में बांट देनी है, एंड देन क्या करना है, अबे जाना जा पढ़ ले।